सोचिए, आप लाखों साल पहले के भारत में खड़े हैं। न शहर है न सड़कें, सिर्फ पहाड़, नदियां, जंगल और विशाल मैदान। कैसा था वो भारत? हमारे पूर्वज जो अफ्रीका से चलकर यहाँ पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे इस जमीन ने उन्हें और उन्होंने इस जमीन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इतिहास की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां से इंसान और पर्यावरण की कहानी शुरू होती है। आज हम डिकोड करेंगे इग्नू की एमए हिस्ट्री की MHI 108 एनवायरमेंटल हिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पाठ्यपुस्तक को। और इसमें हम खास तौर पर ध्यान देंगे यूनिट 7 पर, जिसका नाम है पेलियो एनवायरनमेंट एंड एडेप्टेशंस, यानी प्राचीन पर्यावरण और मानव अनुकूलन। पेलियो एनवायरनमेंट्स एंड ह्यूमन एडेप्टेशन। जी। और ये यूनिट सिर्फ चट्टानों और पुराने मौसम की कहानी नहीं है। ये इस बात की बुनियाद है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताएं कैसे बनी, क्यों बनी और कहाँ बनी। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि भूगोल और पर्यावरण कैसे इतिहास की धारा तय करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरुआत से इस बात की परतें खोलते हैं। देखिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? राजा, लड़ाइयाँ, राजवंश, है ना? हाँ, फोर्ट्स एंड बैटल्स, एम्पायर्स, यही सब। एग्जैक्टली। लेकिन ये यूनिट, ये इकाई एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल पूछती है। इन सब घटनाओं की नींव क्या है? वो बेस क्या है जिस पर ये सब टिका है? तो क्या इसका जवाब हमें राजाओं के इतिहास में नहीं मिलेगा? आप कह रहे हैं कि जवाब जमीन के नीचे चट्टानों के इतिहास में छिपा है? क्या हम डीप नेचुरल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। ये यूनिट यही तर्क देती है कि इतिहास की हर घटना, हर सिविलाइजेशन का उदय और पतन इसी डीप नेचुरल हिस्ट्री से जुड़ा है। ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ये मेन स्टोरी का ही एक हिस्सा है। अच्छा। और इस कहानी की शुरुआत होती है अरबों साल पहले, जब पृथ्वी का केंद्र, अ रेस्टलेस मोल्टन कोर, एक अशांत पिघला हुआ गोला था। रेस्टलेस, अशांत, ये शब्द बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि धरती की सतह, सरफेस, कभी भी स्थिर नहीं रही और इसी अशांत कोर की वजह से सतह पर लगातार टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते रहे। हाँ, भूगर्भीय हलचल। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जमीन कोई एक शांत चादर नहीं, बल्कि उबलते पानी पर तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों की तरह है। ये टुकड़े लगातार खिसक रहे हैं, टकरा रहे हैं, एक दूसरे के नीचे जा रहे हैं। बहुत सटीक उपमा है। और ये कोई धीमी शांत प्रक्रिया नहीं है जैसा हमें लगता है। पाठ्य पुस्तक हमें बताती है कि हर दिन, एवरी सिंगल डे, पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सैकड़ों छोटे छोटे भूकंप आते हैं। सैकड़ों हर दिन? जी हाँ। और लगभग हर महीने एक सिग्निफिकेंट भूकंप आता है, जिसे सिस्मोलॉजिस्ट रिक्टर स्केल पर 7 मापते हैं। 7? वो तो काफी बड़ा होता है। और लगभग हर साल एक विनाशकारी भूकंप आता है जो रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा होता है। अब आप सोचिए, अगर ये प्रक्रिया अरबों सालों तक चलती रहे तो इसके परिणाम कितने विशाल होंगे। कल्पना ही की जा सकती है, मतलब जमीन का पूरा नक्शा बदल गया होगा। बिल्कुल। इसी शक्ति ने पहाड़ों को उठाया है। हिमालय जैसा विशाल पर्वत इसी टेक्टोनिक कलिजन का नतीजा है। इसी शक्ति ने जमीन में गहरी घाटियां खोदी हैं, जिनमें आज महासागर और समुद्र हैं। और इसी शक्ति ने नदियों के रास्ते तय किए हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? इसका अर्थ ये है कि जियोलॉजी, भूविज्ञान ही वो आधार है जिसने महाद्वीपों की व्यवस्था, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स और भूदृश्यों के आकार, द शेप ऑफ लैंडस्केप्स को तय किया है। और यहीं पर असली जुड़ाव बनता है। यही जियोलॉजी ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ समुद्र है, ये सब हवा और पानी के बहाव को, यानी मौसम को डायरेक्शन देता है। और इस क्लाइमेट ने धरती पर मौजूद हर लाइफ फॉर्म को, हर जीव को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इट ऑल कनेक्ट्स। तो इस यूनिट का लक्ष्य यही है कि हम इस लंबे समय के दौरान लैंडस्केप और क्लाइमेट में आए बदलावों के इतिहास को समझें और ख़ास तौर पर ये देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप का भूवैज्ञानिक निर्माण कैसे हुआ। बिल्कुल। तो अब तक हमने समझा कि धरती की इन अंदरूनी शक्तियों ने जमीन का मंच तो तैयार कर दिया। अब देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का यह मंच असल में दिखता कैसा है और इसकी बनावट ने यहाँ की कहानी को कैसे प्रभावित किया। एक मंच, अ स्टेज, ये सोचने का एक दिलचस्प तरीका है।
मतलब ये लैंडस्केप सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का एक एक्टिव कैरेक्टर है। यह तय करता है कि कौन से पौधे उगेंगे, कौन से जानवर रहेंगे और अंततः यह मानव समाज और संस्कृति को भी आकार देता है। निश्चित रूप से। अब इस मंच को भारतीय उपमहाद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। विश्व के नक्शे पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक बहुत बड़े पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप जैसा दिखता है, जो एशिया से जुड़ा हुआ है। इसकी प्राकृतिक सीमाएं, नेचुरल बाउंड्रीज बहुत क्लियर हैं। हाँ, उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसे तिब्बत और चीन से अलग करती हैं। पूर्व में म्यांमार से सटी पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ों से निकलती हैं 3 महान नदियां, इंडस, गैंजेस और ब्रह्मपुत्र। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सीमाएं हमेशा एक बाधा, अ बैरियर नहीं थी। पाठ्यपुस्तक कहती है कि अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल कीप, एक फनल की तरह है। फनल, कीप, ये तो और भी दिलचस्प है। मतलब इसने आने जाने का रास्ता भी दिया। तो पाठ्यपुस्तक का कहना है कि इसने पश्चिम से, मतलब लेवेंट से, और पूर्व से, साउथ ईस्ट एशिया से आने वाले जानवरों और शुरुआती इंसानों के लिए रास्ते खोले। हाँ, तो ये एक दीवार भी थी और एक दरवाजा भी। एकदम सही। अब जरा इसे अंतरिक्ष से देखते हैं। व्यू फ्रॉम स्पेस। हमें पेनिनसुला इंडिया का एक ट्रायंगुलर शेप दिखता है। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1600 किलोमीटर्स बाय 1400 किलोमीटर्स है और इसका शीर्ष, द एपेक्स, कन्याकुमारी में है। अब इस मंच के अलग अलग हिस्सों को, यानी भारत की मुख्य भू आकृतियों, फिजियोग्राफिक यूनिट्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की बात करते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं। पाठ्यपुस्तक में इनके लिए शील्ड्स और क्रेटॉन्स शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जी, इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। शील्ड्स और क्रेटॉन्स पृथ्वी की सतह के वो सबसे पुराने और सबसे स्टेबल हिस्से हैं। आप कह सकते हैं कि ये महाद्वीपों का न्यूक्लियस, उनका केंद्रक बनाते हैं। ये वो ओरिजिनल फाउंडेशन है जिन पर बाद में दूसरी चट्टानें और मिट्टी जमा हुई। अच्छा। और एक कमाल की बात यह है कि जहां ये पुरानी चट्टानें मिलती हैं, जहां इनके जोड़, इनके स्यूचर्स हैं, उन्हीं के साथ साथ नदियों ने अपना रास्ता बनाया है। ये तो अद्भुत है। मतलब नदियां आज भी उन प्राचीन भूवैज्ञानिक दरारों को फॉलो कर रही हैं। हाँ, इन अ वे यस। और समय के साथ नई चट्टानों ने, जैसे कि दक्कन के लावा प्रवाह, डेक्कन लावा फ्लोज, ने इन पुरानी चट्टानों को ढक दिया है। लेकिन आज भी जमीन का ढलान, मिट्टी का प्रकार और नदियों का बहाव उन्हीं पुरानी दबी हुई चट्टानों से तय होता है। प्राचीन भूविज्ञान आज भी इन अ वे कंट्रोल में है। इनक्रेडिबल। अब उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, अरावली की तरफ। ये दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत है। इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इसका महत्व सिर्फ इसकी उम्र में नहीं है। इसकी ठोस ग्रेनाइट और शीशे जैसी क्वार्जाइट चट्टानें गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक वाटर डिवाइड, एक जल विभाजक का काम करती हैं। वाटर डिवाइड मतलब इसके एक तरफ का पानी गंगा सिस्टम में जाता है, ठीक है, और अरावली के पश्चिम में ठार मरुस्थल है, जिसे पाठ्यपुस्तक एक युवा रेगिस्तान कहती है। यह 2 बड़ी नदी प्रणालियों, सिंधु और गंगा यमुना के बीच में बना है। जी। और हिमालय के अलावा कुछ और पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं जो सब रीजनल क्लाइमेट पर गहरा असर डालती हैं, जैसे सतपुड़ा, जिसका मतलब है 7 पहाड़ों की श्रृंखला। ये गुजरात से मध्य भारत तक फैली है और आगे जाकर विंध्य श्रृंखला से जुड़ जाती है, जो पूर्व में झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों तक जाती है। और उत्तर पूर्व में भी। हाँ, उत्तर पूर्व में भी पहाड़ियों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, जो मानसून को रोककर उस क्षेत्र को दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक बनाता है और भारत को म्यांमार से अलग करता है। तो प्रकृति ने ये विशाल और विविध मंच तो तैयार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पहले पूर्वजों ने इस मंच पर कदम रखा, तो उनका स्वागत कैसे हुआ? क्या ये एक शांत, सुरक्षित घर था या खतरों से भरा एक मैदान? ये बहुत जरूरी सवाल है। जब शुरुआती इंसान दुनिया में फैल रहे थे, तो उन्हें कई तरह के प्राकृतिक खतरों, नेचुरल हैजर्ड्स का सामना करना पड़ा होगा। साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका की रिफ्ट वैली और दक्षिणी यूरोप, ये वो इलाके थे जहां ज्वालामुखी विस्फोट बहुत एक्टिव थे। तो ये इलाके शुरुआती इंसानों के लिए काफी खतरनाक रहे होंगे।
लावा प्रवाह और भूकंप तो थे ही, लेकिन ज्वालामुखी का असर सिर्फ आसपास के इलाके तक सीमित नहीं रहता है ना। इसका असर तो पूरे प्लैनेट की क्लाइमेट पे पड़ता है। बिल्कुल। जब एक बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो वो बहुत सारी राख, ऐश, वायुमंडल में फेंक देता है। ये राख और गैस सूरज की रोशनी को रोकते हैं और प्लैनेट कूल हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि समुद्री धाराओं का सर्कुलेशन और मॉनसून पैटर्न्स बदल जाते हैं। और इसके जमीन पे क्या परिणाम होता है? ठोस परिणाम। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में लंबा सूखा पड़ सकता है। जंगल सूखकर घास के मैदानों, ग्रासलैंड्स में बदल सकते हैं और कहीं-कहीं अचानक बाढ़ आ सकती है, जिसके बाद मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। और ये सब हो रहा था प्लाइस्टोसीन एरा के दौरान, जो लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से 11,700 ईयर्स अगो तक का समय है। और इस युग की खासियत ये थी कि इस दौरान पृथ्वी ने कई छोटे हिम युग, मिनी आइस एजेस देखे। सही। तो दुनिया के कई हिस्सों में ज्वालामुखी फट रहे हैं, छोटे छोटे हिमयुग आ जा रहे हैं और मौसम बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इन सब खतरों के बीच भारतीय उपमहाद्वीप की क्या स्थिति थी? यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय उपमहाद्वीप कंपैरेटिवली कम प्रभावित था। बाकी दुनिया के मुकाबले यहाँ का पर्यावरण ज्यादा स्टेबल था। ये एक रेफ्यूज थी, एक सुरक्षित पनाहगाह। रेफ्यूज? एक शरण स्थली? ऐसा क्यों था? यहाँ ऐसा क्या खास था? यहाँ पर विज्ञान बहुत रोचक हो जाता है। पाठ्यपुस्तक समझाती है कि जैसे जैसे दुनिया भर में जलवायु सूखी हुई, उत्तर और मध्य भारत की जमीन, जो ग्रेनाइट, बैसाल्ट और बलुआ पत्थर, स्टैंडस्टोन जैसी चट्टानों से बनी है, वो ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करने लगी। सही है, चट्टानें गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती हैं। और ये गर्मी जमीन के ऊपर लो प्रेशर की स्थिति बनाती थी। फिजिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। अच्छा, तो ये लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण से, समुद्र के ऊपर से नमी भरी मॉनसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचता था? बिल्कुल। द सबकॉन्टिनेंट एक्टेड लाइक अ वैक्यूम क्लीनर फॉर मॉइस्चर। इसका नतीजा हुआ दक्षिण एशिया में ज्यादा इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ज्यादा प्रभावी वर्षा। तो जब दुनिया के दूसरे हिस्से जैसे पूर्वी अफ्रीका पर्यावरणीय उथल-पुथल से गुजर रहे थे, भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम कम चंचल था। एग्जैक्टली। और यहाँ के विशाल मैदानों ने शुरुआती इंसानों को पहली शरण दी, और यहाँ की नदियाँ उनके लिए अंदरूनी हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए आसान हाईवे बन गई। तो हमारे पूर्वज एक ऐसी जमीन पर पहुंचे जो न सिर्फ चुनौतियों से बल्कि मौकों से भी भरी थी। इससे ये सवाल उठता है कि इस जियोलॉजी और क्लाइमेट ने शुरुआती बस्तियों, द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स को कैसे आकार दिया? इसके लिए हम एक खास क्षेत्र पर फोकस करते हैं, पंजाब सिंध क्षेत्र। ये उपजाऊ मैदान पिछले 20 मिलियन वर्षों में नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट यानी तलछट के जमा होने से बना है। और होलोसीन एपॉक में, जो कि हमारा करंट जियोलॉजिकल एपॉक है, यहाँ पर सूखे, नम, ठंडे और गर्म जलवायु परिवर्तन हुए हैं। और इस क्षेत्र की एक अलग यूनिक क्लाइमेट क्यों बनी? पहाड़ों की वजह से। उत्तर और पश्चिम में सॉल्ट रेंज, काराकोरम, शिवालिक्स और पामीर नॉट जैसी पर्वत श्रृंखलाओं ने इसे बाकी एशिया से अलग करके एक अलग क्लाइमेट जोन बना दिया। और इस क्षेत्र की जीवन रेखा है सिंधु नदी, द इंडस। इसकी इस शक्ति को समझना जरूरी है। पाठ्यपुस्तक इसकी यात्रा का बहुत खूबसूरती से वर्णन करती है। ये ग्लेशियर से उतरती है, ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों से गुजरती है, फिर घास के मैदानों और झाड़ीदार जंगलों में आती है, और फिर थार रेगिस्तान के किनारे से होते हुए अरब सागर में एक विशाल डेल्टा बनाती है। इसकी विशालता का प्रमाण स्पेस इमेजेस में दिखता है। मानसून के बाद सिंधु नदी का सेडिमेंट, उसकी लाई हुई मिट्टी, मुंबई तक पहुंचती हुई दिखती है। मुंबई तक? दैट्स फार। और तो और ओशियनोग्राफर्स बताते हैं कि 14,000 साल पहले तक सिंधु का तलछट केरल के सिरे तक पहुंचता था। केरल तक? अनबिलीवेबल। ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर इतिहास को इंसानी फैसलों की कहानी मानते हैं, लेकिन ये सुनकर लगता है कि असली कहानी तो चट्टानों और नदियों ने लाखों साल पहले ही लिखती थी। एक तरह से हाँ। तो इस भूवैज्ञानिक और जलवायु पृष्ठभूमि का आर्कियोलॉजी से क्या संबंध है? इस क्षेत्र का सबसे पहला भौतिक इतिहास लेट पैलियोलिथिक काल का है, उत्तर पुरापाषाण काल। यहाँ बड़ी संख्या में पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स मिले हैं। ये पोटवार, जो पाकिस्तान में है, जम्मू, मध्य राजस्थान और कच्छ में पाए गए हैं। और क्या लोग सिर्फ यहीं तक सीमित थे? नहीं,
ऐसा लगता है कि कुछ समूह और भी दक्षिण की ओर गए। नर्मदा और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदियों के किनारे रिसर्चर्स ने महीन पत्थर के फ्लेक्स, कोर स्टोन्स और ग्राइंडिंग प्लेट्स और ग्राइंडिंग रॉड्स खोजी हैं। ग्राइंडिंग प्लेट्स एंड रॉड्स, इसका मतलब है कि वो शायद कुछ अनाज या पौधों को पीस रहे थे। प्रोसेसिंग फूड। पॉसिबली। अब यहाँ पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत एक आकर्षक, रादर अ फैसिनेटिंग थियरी है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें जहां शुरुआती सभ्यताएं शुरू हुईं, तो आप एक पैटर्न देखेंगे। वे टेक्टोनिक बाउंड्रीज और किनारों पर बसी हैं। आप कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे महान शुरुआती सभ्यताओं में से एक भूगर्भीय रूप से सबसे खतरनाक जगहों में से एक पर पनपी। ऐसा क्यों? ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है, लेकिन सिद्धांत यही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस स्यूचर के साथ स्थित है। भूविज्ञान में स्यूचर वो जोन है जहां दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराकर जुड़ गई हैं। ये एक तरह का भूवैज्ञानिक टांका है। अच्छा, अ जियोलॉजिकल स्टेज। हाँ, और इस इंडस टांगपो स्यूचर के दो सिरों पर संस्कृतियों का उदय हुआ। पश्चिमी सिरे पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ लगभग 3500 से 3000 बीसी के आसपास। ये हिमालय के तल पर एक दबे हुए ट्रॉफ, एक गर्त में उभरी। और पूर्वी सिरे पर? लगभग 1000 साल बाद इसी स्यूचर के पूर्वी छोर पर इंडो आर्यन संस्कृतियों का उदय हुआ। पर क्यों? ऐसी जगहों में क्या खास था? उपजाऊ मिट्टी, द फर्टाइल सॉइल। हिमालय से बहने वाली सिंधु और गंगा नदियां इस फॉरलैंड बेसिन से गुजरती हैं और अपने साथ पहाड़ों से कटा हुआ सेडिमेंट लेकर आती हैं और उसे यहां जमा करती हैं, जिससे शुरुआती कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी बनती है। तो भूविज्ञान ने न सिर्फ लैंडस्केप बल्कि सभ्यताओं के जन्म की जमीन भी तैयार की। पर सिर्फ जमीन का होना ही काफी नहीं है, हमारे पूर्वजों को उस जमीन पर जीना भी सीखना था। यहीं से अडैप्टेशन की बात आती है। बिल्कुल। अडैप्टेशन यानी अनुकूलन, और इसका मतलब सिर्फ किसी तरह सरवाइव करना नहीं है। ये बदलते परिवेश में थ्राइव करने, पनपने के तरीके खोजने के बारे में है। तो इसका पहला उदाहरण क्या होगा? एक बड़ा अडैप्टेशन तो माइग्रेशन ही था, प्रवासन। खतरनाक अनस्टेबल इलाकों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप जैसे स्थिर क्षेत्र में आना एक बहुत बड़ी अडैप्टिव स्ट्रैटेजी थी। और यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे नदियों को सिर्फ पानी के सोर्स की तरह नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे के रूप में इस्तेमाल करना। ये एक बहुत ही स्मार्ट अडैप्टेशन था। या स्थानीय पत्थरों को पहचान कर उनसे औजार बनाना। सही। लेकिन इस सेक्शन 7.6 का जो मेन आइडिया है वो ये है कि मानव सिर्फ अडैप्ट ही नहीं करता, वो पर्यावरण को मॉडिफाई भी करता है। हाँ, वो एनवायरनमेंट को बदलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद एग्रीकल्चर है, कृषि। हाँ। ये सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन था। एग्रीकल्चर सिर्फ एक अडैप्टेशन नहीं था, ये पर्यावरण पर इंसान का पहला बड़ा इंटरवेंशन था। हमने जंगलों को काटा, जमीन का चेहरा बदला और नदियों का रास्ता मोड़ा। इस एक बदलाव ने हमें हंटर गैदरर से एक ऐसी स्पीशीज में बदल दिया जो ग्रह को अपनी मर्जी से आकार दे सकती है। और यहीं से एक बिल्कुल नए तरह के अडैप्टेशंस का चक्र शुरू हुआ। एग्जैक्टली, एक नया चक्र। वो कैसे? देखिए, जब आप एक जगह खेती कर रहे हैं तो आप नोमैडिक नहीं रह सकते, आप खाना बदोश नहीं रह सकते। तो एक नए अडैप्टेशन की आवश्यकता हुई, परमानेंट सेटलमेंट्स, स्थायी बस्तियां। राइट। फिर अगर आप फसल उगा रहे हैं तो आपको उसे स्टोर भी करना होगा, तो ग्रेन स्टोरेज एक और अडैप्टेशन बन गया। और जब लोग एक साथ एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगते हैं तो एक अधिक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का निर्माण होता है। ये भी एक अडैप्टेशन है। तो आप देख रहे हैं, ये अडैप्टेशन, मॉडिफिकेशन और फिर न्यू अडैप्टेशन का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। यानी ये एक टू वे प्रोसेस है, पर्यावरण इंसान को बदलता है और इंसान पर्यावरण को। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यूनिट का सार क्या है? व्हाट्स द समरी? द समरी हमें दो मूल प्रश्नों पर वापस लाता है। पहला, आधुनिक मानव पूर्वी अफ्रीका से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप कैसे पहुंचा? और दूसरा, यह उपमहाद्वीप इतनी विशाल सांस्कृतिक, भाषाई, जैविक और आनुवंशिक विविधता का केंद्र, अ कॉल्ड्रन ऑफ डाइवर्सिटी, कैसे बन गया? और इसका प्राइमरी कारण है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। इसकी अवस्थिति, इसका भूगोल, ये उस जंक्शन पर स्थित है जहां अफ्रीकन, यूरेशियन और ओरिएंटल क्षेत्र मिलते हैं। इन्हीं चौराहों, इन्हीं क्रॉसरोड्स ने प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में प्रवासियों के कई समूह और मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स को यहां लाया। और परिणाम है अस्टाउंडिंग डाइवर्सिटी।
एक अनुमान के अनुसार आज यहाँ 4,635 समुदाय हैं जिनकी अपनी यूनिक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। 4,635 communities. That's a huge number. जी। और अब मॉडर्न साइंस, खासतौर पर नई जेनेटिक टेक्निक्स, हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद कर रही हैं। जीन भाषा, जीन भूगोल और जीन जातीयता के संबंधों को समझने में। तो बड़ी तस्वीर ये है कि ये पूरी कहानी शुरुआती मानव के आगमन से लेकर हमारे आधुनिक अस्तित्व तक जियोलॉजिक एंड लैंडस्केप लेवल पर शुरू होती है। बिल्कुल। हिस्टोरियंस अब सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों को नहीं देख रहे हैं, वे ये पता लगाने के लिए पास्ट के क्लाइमेट डेटा का तेजी से कोरिलेशन बना रहे हैं कि तापमान या वर्षा में छोटे बदलावों ने भी इतिहास को कैसे बदल दिया होगा। इकाई का अंतिम निष्कर्ष बहुत पावरफुल है। हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेड और मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये सब ज्यादा मायने रखते हैं जब उन्हें डीप नेचुरल हिस्ट्री के चश्मे से देखा जाता है। पृथ्वी के पिघले हुए केंद्र से लेकर आधुनिक अर्थशास्त्र तक की ये यात्रा वाकई कमाल की है। इस इकाई को बेहतर ढंग से समझने और अपनी तैयारी को परखने के लिए पाठ्यपुस्तक में दिए गए एक्सरसाइजेस को जरूर देखें। वो सवाल सोचने पर मजबूर करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत करेंगे। और अगर इस विषय में और गहराई से जानने की इच्छा हो तो यूनिट के अंत में दी गई रिकमेंडेड रीडिंग्स एंड रेफरेंसेस की सूची बहुत उपयोगी है। इसमें उपिंदर सिंह की अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवियल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण किताबें शामिल हैं, जो समझ को एक नया आयाम देंगी। पर मानव सभ्यता का विकास हुआ और कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया, चुनौतियों का सामना किया और इस उपमहाद्वीप को अपना घर बनाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे पर्यावरण के अतीत से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि कैसे भूगोल ने इतिहास को आकार दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि आज जब टेक्नोलॉजी हमें भूगोल की सीमाओं से परे जाने की ताकत दे रही है, क्या हम इस गहरे रिश्ते को भूलते जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।